गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारी जो चर्चा चल रही थी वो बिंदु था क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण के बारे में अब तक ये जान चुके हैं कि क्रिया विशेषण वे शब्द होते हैं जो क्रिया की विशेषता बताते हैं। इसमें से हमने जान लिया है कि क्रिया विशेषण के 4 प्रकार होते हैं, जिसमें से पहला होता है कालवाचक क्रिया विशेषण, दूसरा होता है स्थानवाचक, तीसरा जो प्रकार होता है वो होता है परिमाणवाचक और अंतिम जो प्रकार होता है क्रिया विशेषण का वो होता है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। इसमें से हम क्रिया विशेषण के जो पहले 2 प्रकार हैं उनके बारे में चर्चा कर चुके हैं कि क्रिया विशेषण का जो तीसरा प्रकार होता है वो होता है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। किसे कहेंगे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण? पूर्व में हमने चर्चा की है कि वे क्रिया विशेषण जो क्रिया की मात्रा या परिमाण संबंधी विशेषताओं को प्रकट करती हैं। यानी हमने ये जाना था पहले भी कि क्रिया विशेषण क्रिया की कौन कौन सी विशेषताओं को बताते हैं। उसमें हमने जान लिया था कि बहुत सारी विशेषताएं जो होती है वो क्रिया विशेषणों के द्वारा बताई जाती है। इसमें से एक विशेषता थी परिमाण, यानी क्रिया का जो परिमाण होता है, क्रिया की जो मात्रा होती है, क्रिया की मात्रा की न्यूनता या अधिकता को सूचित करना, क्रिया की पर्याप्ति को सूचित करना, क्रिया की तुलना को सूचित करना। ये सारी की सारी विशेषताएं किस क्रिया विशेषणों के द्वारा बताई जाती है? जो क्रिया के परिमाण संबंधी जो विशेषताएं बताते हैं या मात्रा संबंधी जिन क्रिया विशेषणों के द्वारा क्रिया की विशेषता बताई जाती है उन विशेषणों को हमने परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहा है। कि जो क्रिया की मात्रा या परिमाण संबंधी क्या बताएं, विशेषताएं बताएं, उन्हें परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहेंगे। जैसे कौन सा शब्द है जो क्रिया की परिमाण संबंधी विशेषता बताता है? जैसे राम अधिक बोलता है। राम अधिक बोलता है। सीता कुछ मुस्कुराई। यानी यहाँ पर अधिक और कुछ जो शब्द है वो क्रिया की कौन सी विशेषता को सूचित कर रहे हैं? परिमाण या मात्रा संबंधी विशेषता को सूचित कर रहे हैं कि यहाँ पर जो बोलना क्रिया है उसकी मात्रा क्या कितनी है, यहाँ पर मुस्कुराना जो क्रिया है उसकी मात्रा कैसी है। इसको यहाँ पर इन दोनों शब्दों के द्वारा सूचित किया जा रहा है। ये दोनों शब्द परिमाणवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत रखे जाते हैं। तो जिस प्रकार से हमने पूर्व में दोनों क्रिया विशेषण स्थानवाचक और कालवाचक क्रिया विशेषणों के जो वाचक शब्द होते हैं उन शब्दों के अलग अलग भेदों के अंतर्गत लिखा है हमने, तो इस क्रिया विशेषण के भी कुछ विभाग किए गए, भेद किए गए। तो देखिए कौन कौन से भेद किए गए परिमाणवाचक क्रिया विशेषण के, वो देखिए आप। पहला जो भेद किया गया परिमाणवाचक क्रिया विशेषण का वो होता है अधिकतावाचक। कौन सा होगा? अधिकतावाचक या अधिकता बोधक जिसे कह सकते हैं। यानी क्रिया के
किस मात्रा को सूचित करेगा कि परिमाण वाचक क्रिया विशेषण के निम्न भेद हैं या भाग हैं। कौन कौन से हैं? तो पहला जो भेद किया वो किया अधिकता बोधक या अधिकतावाचक। तो किसे कहेंगे अधिकतावाचक? कि जो क्रिया की किसको बताए? अधिकता को। जैसे शब्द होता है ज़्यादा, खूब, अत्यंत, ज़्यादा, खूब, अत्यंत, बहुत, आदि शब्द। यानी ये शब्द क्या करते हैं? क्रिया की अधिकता को बताते हैं। क्रिया की मात्रा जो है उसकी अधिकता को सूचित करते हैं। दूसरा जो होता है वो होता है न्यूनतावाचक। कौन सा होता है? न्यूनतावाचक। तो न्यूनतावाचक में कौन कौन से शब्द रह जाएंगे? यानी जो क्रिया की किसको सूचित करेंगे? न्यूनता को सूचित करेंगे। किसको सूचित करेंगे? क्रिया की न्यूनता को सूचित करेंगे। जैसे थोड़ा, थोड़ा शब्द है वो क्या करता है? क्रिया की न्यूनता को। इसके अलावा कुछ लगभग आदि शब्द क्या करते हैं? आदि शब्द क्रिया की किसको सूचित करते हैं? न्यूनता को सूचित करते हैं। कि जैसे थोड़ा, राम ने थोड़ा खाना खाया, राम ने थोड़े आम खाए। यानी क्रिया की कितनी की? थोड़ी की है। राम ने थोड़ा खाया। तो इस प्रकार से जो खाने की क्रिया है उसकी न्यूनता को सूचित करें। एक होता है पर्याप्ततावाचक। पर्याप्त का मतलब होता है काफ़ी। जैसे काफ़ी, यथेष्ट, काफ़ी, यथेष्ट, ठीक। तो ये शब्द क्या करते हैं? पर्याप्तता को सूचित करते हैं। जैसे होता है बस, केवल, आदि शब्द। ये शब्द क्या करते हैं? क्रिया की पर्याप्तता को बताते हैं कि मैंने बस काफ़ी है, खा लिया, बस खा लिया, काफ़ी है, ऐसे। इस प्रकार से हम क्या करते हैं? इन शब्दों को किसी भी क्रिया की पर्याप्तता के लिए काम में लेते हैं। एक शब्द आता है तुलनावाचक। तो तुलनावाचक के अंतर्गत क्या किया जाएगा? तुलनावाचक के अंतर्गत क्या किया जाएगा कि जैसे तुलना की जाएगी क्रिया की। जैसे कम है, अधिक है, बराबर है, ऐसे शब्दों से क्या की जाती है? तुलना की जाती है। कि जैसे कम खाया है, तो तुलना में एक होता है शब्द जितना, उतना और कितना। ये शब्द भी क्या बताते हैं? क्रिया की किसको बताते हैं?
तुलना को बताते हैं कि कोई क्रिया क्या है, कम है या ज़्यादा है। जैसे राम ने कम खाया है, तो ये क्या हो गई, राम ने श्याम से कम खाया है। तो ये खाना क्रिया की क्या हो गई, तुलना, कि राम और श्याम में कम। अधिक से अधिकता, तुलना सूचित होगी। अधिक को अधिकतावाचक में नहीं रखेंगे, क्योंकि कम और अधिक शब्द क्या किस काम में आएंगे, तुलना के काम में आएंगे। बराबर, जितना, उतना, कितना आदि शब्द भी किसके अंतर्गत रखे जाएंगे, तुलनावाचक के अंतर्गत रखे जाएंगे। एक होता है अंतिम, वो होता है श्रेणीवाचक। श्रेणीवाचक के अंतर्गत किस किस को रखा जाएगा, जैसे एक होता है क्रम से, एक होता है बारी बारी से, एक होता है एक एक करके, आदि शब्द होते हैं। इन शब्दों में क्रिया की जो श्रेणी है उसका पता चलता है कि उसका क्रम क्या है, मात्रा का, किस बारी से आया है और किस किस क्रम से आया है। इस प्रकार के जो शब्द होंगे वो सारे के सारे श्रेणीवाचक के अंतर्गत रखे जाएंगे। तो ये शब्द किसको सूचित करेंगे, क्रिया के परिमाण या क्रिया की मात्रा को सूचित करते हैं। कौन कौन से शब्द, कि क्रम से, बारी बारी से, एक एक करके, इसके अलावा भी इसको ऐसा कर सकते हैं, क्रम क्रम से, इसको क्रम क्रम से, और भी कई शब्द जैसे तिल तिल करके, यानी वो उसका भी अर्थ होता है एक एक करके। तो उन सारे के सारे शब्दों को भी हम कहाँ पर रख सकते हैं, इसके अंतर्गत रखा जा सकता है। जैसे थोड़ा थोड़ा करके, थोड़ा थोड़ा। एक शब्द और होता है थोड़ा थोड़ा, इनको भी किसके अंतर्गत रखेंगे, श्रेणीवाचक के अंतर्गत रखा जाएगा। इस प्रकार से जो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण होंगे उनको किस क्रम में रखा जाएगा, इस 5 क्रम में रखेंगे कि परिमाणवाचक जो क्रिया विशेषण होंगे हमें क्रिया की मात्रा या परिमाण का इन 5 प्रकार से बोध कराएंगे। जैसे अधिकता को सूचित कर सकते हैं, क्रिया का जो परिमाण है या क्रिया की जो मात्रा है उसकी अधिकता को सूचित कर सकते हैं, उसकी न्यूनता को सूचित कर सकते हैं, उसकी पर्याप्तता को सूचित कर सकते हैं, उसकी तुलना को सूचित कर सकते हैं और उसकी श्रेणी को सूचित कर सकते हैं। तो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण के ये 5 प्रकार हो गए, 5 भेद हो गए। इसके बाद में अगला जो भेद आता है अपना चौथा प्रकार क्रिया विशेषण का, वो कौन सा है, रीतिवाचक। तो देखिए क्रिया विशेषण का जो चौथा प्रकार होता है वो कौन सा होता है, रीतिवाचक। पूर्व में हम सबने जब क्रिया विशेषण की विशेषताएं पढ़ी थी उनमें रीति से संबंधित जो विशेषताएं वो भी पढ़ी थी कि किसे कहेंगे रीतिवाचक क्रिया विशेषण, कि वे क्रिया विशेषण जो क्रिया की गठित होने की रीति या ढंग को बताते हैं, वे रीतिवाचक
क्रिया विशेषण कहलाते हैं। यानी क्रिया की रीति से हमने अर्थ लिया था कि क्रिया का ढंग या क्रिया का तरीका, कि क्रिया किस प्रकार से गठित हो रही है। इस बात का पता हमें किससे चलता है कि रीतिवाचक क्रिया विशेषण इस बात को बताते हैं कि क्रिया किस प्रकार से गठित हो रही है। जैसे राम धीरे धीरे चलता है, राम धीरे धीरे चलता है। सुनार सुनार फटाफट पीटता है, सुनार फटाफट पीटता है। किसको? सोने को। आभूषण बनाने के लिए सुनार क्या करता है? जो धातुएं होती है उन धातुओं को फटाफट पीटता है, या मुक्का उनके ऊपर जो भी प्रहार करने की प्रक्रिया होती है वो पूरी करता है। तो पीटना जो क्रिया है वो कैसे संपन्न हो रही है? फटाफट। और यहाँ पर चलने की जो क्रिया है वो कैसे हो रही है? धीरे धीरे। अर्थात ये जो दोनों शब्द हैं वो क्रिया के ढंग को बता रहे हैं, क्रिया के तरीकों को अभिव्यक्त कर रहे हैं कि किस प्रकार से क्रिया संपन्न हो रही है। तो वे क्रिया विशेषण जो क्या करेंगे? क्रिया के घटित होने की रीति या क्रिया के घटित होने के तरीके को अभिव्यक्त करेंगे, स्पष्ट करेंगे। उन क्रिया विशेषणों को हम रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहेंगे। रीति का अर्थ होता है ढंग या तरीका, कि क्रिया किस तरीके से घटित हो रही है। जैसे हम लिखें कि बस एकाएक पलट गई, बस एकाएक पलट गई। अर्थात पलटने की जो क्रिया हो वो कैसे हुई? एकाएक हो गई। तो इस प्रकार के जो सारे शब्द होंगे वो क्रिया की किसको सूचित करेंगे? रीति को सूचित करेंगे। किसको सूचित करेंगे? क्रिया की रीति को सूचित करेंगे। तो रीतिवाचक जो क्रिया विशेषण है वो हमें क्रिया के घटित होने के ढंग या क्रिया किस प्रकार से संपन्न हो रही है इसकी जानकारी देते हैं। तो देखिए, रीतिवाचक जो क्रिया विशेषण है क्रिया विशेषण निम्न भेद है। जब हमने क्रिया विशेषणों की विशेषताएं पढ़ी थी कि क्रिया विशेषण क्रिया की कौन कौन सी विशेषताओं को उद्घाटित करते हैं, तब हमने ये जाना था कि पहला कि किसको बताते हैं? क्रिया की निश्चितता को बताते हैं। तो निश्चय वाचक हो सकते हैं, जैसे निश्चयवाचक कौन कौन से होंगे? जैसे देखिए, तो देखिए निश्चयवाचक में जैसे अवश्य, सचमुच, वास्तव में, असल में, बेशक, जरूर, आदि शब्दों को किसके अंतर्गत रखा जाएगा? निश्चयवाचक के अंतर्गत रखा जाएगा। इसके बाद दूसरा जो होता है वो होता है अनिश्चयवाचक, यानी
जो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण होंगे वो क्रिया की पहले तो निश्चितता बताएंगे, यानी निश्चयवाचक निश्चितता से संबंधित विशेषताओं को उद्घाटित करेंगे। तो ये शब्द मिलेंगे आपको। अनिश्चय में आपको कौन कौन से शब्द मिल सकते हैं, जैसे शायद, यथासंभव, और एक हो सकता है शायद करके। ऐसे कुछ शब्द आपको मिलेंगे कि यथासंभव, शायद, ये सारे के सारे शब्द आपको मिलेंगे। तो तीसरी जो विशेषता होगी वो होगी स्वीकृति या स्वीकारवाचक। स्वीकारवाचक में जैसे बताते हैं हाँ, जी, ठीक, सचमुच, ये किसके अंतर्गत रखे जाएंगे? स्वीकारवाचक के अंतर्गत। एक होता है निषेधवाचक। निषेध में आप सभी जानते हैं जैसे न, नहीं और मत आदि को रखते हैं, जो क्या करते हैं, क्रिया के निषेध को बताते हैं। तो इस शब्दों को क्या किया जाएगा, इन शब्दों के द्वारा क्रिया की रीतिवाचक जो क्रिया विशेषण होंगे वो निश्चितता को बताएंगे, इन शब्दों के द्वारा अनिश्चितता को बताएंगे, इन शब्दों के द्वारा स्वीकृति को बताएंगे और इन शब्दों के द्वारा क्रिया के निषेध या मनाही को बताएंगे। इसके बाद में जो अगले प्रकार होते हैं इनके, देखिए कौन कौन से होते हैं। पहला हो गया निश्चय, दूसरा अनिश्चय, तीसरा स्वीकार और चौथा निषेध। तो अवश्य, सचमुच, वास्तव में, दरअसल में, बेशक, जरूर, ये सारे के सारे शब्द किसके अंतर्गत रखे जाएंगे? निश्चयवाचक में। अनिश्चय में यानी जिनसे अनिश्चितता का बोध होगा तो शायद, यथासंभव, शायद करके, हाँ, जी, ठीक आदि ये शब्द स्वीकार में, और निषेध में न, नहीं, मत आदि शब्दों को रखेंगे। इसके बाद देखिए आगे कौन कौन से भेद। देखिए अगला जो प्रकार है पांचवा वो होगा अपना प्रश्नवाचक या प्रश्नात्मक। इसमें किन शब्दों को रखेंगे, जैसे क्यों, किस प्रकार और कैसे शब्दों को क्या किया जाएगा, इसमें रखा जाएगा। यानी ये क्रिया के किसको सूचित करेंगे? प्रश्न को सूचित करेंगे, क्यों, किस प्रकार, कैसे आदि। एक प्रकार होता है कारणवाचक, जैसे क्योंकि, अतएव, इसलिए, इस प्रकार आदि शब्दों को क्या करते हैं हम? कारणवाचक के अंतर्गत रखते हैं। एक होता है प्रकारवाचक, एक होता है प्रकारवाचक। प्रकार यानी क्रिया किस प्रकार से घटित हो रही है, किस तरीके से घटित हो रही है। तो देखिए क्रिया का कारण है, यहाँ पे प्रश्न है, क्रिया, प्रश्न को क्रिया से प्रश्न होगा, यहाँ पर कारण सूचित होगा और यहाँ पर प्रकार सूचित होगा। तो प्रकार में जैसे जैसे आपने देखा होगा कि धीरे धीरे,
सहसा, अचानक, झटपट, तड़ातड़, फटाफट, झटपट, इसके अलावा तेजी से, जैसे शब्द होता है धड़ाधड़, आदि शब्द। यानी इस सारे के सारे शब्द किसको सूचित करेंगे? क्रिया के प्रकार को। यानी किस प्रकार से क्रिया घटित, जैसे धीरे धीरे, सहसा, अचानक, झटपट, तड़ातड़, फटाफट, झटपट, तेजी से, धड़ाधड़ आदि। इसके अलावा बहुत सारे शब्द होते हैं जो क्रिया के प्रकार को सूचित करते हैं। अंतिम जो प्रकार होता है वो होता है अपने अवधारक या अवधारण। अवधारक क्या होते हैं? अवधारक होते हैं कि भाषा में जो निपात होते हैं, निपात शब्द कौन से होते हैं कि वे शब्द जो किसी बात पे जोर देते हैं, जैसे राम ही दौड़ेगा। तो यहाँ पर कौन सा शब्द है जो दौड़ना, जो काम क्रिया हो रही है उसके लिए जोर दे रहा है कि ही शब्द। तो जैसे बहुत सारे शब्द होते हैं जो निपात का कार्य करते हैं, जैसे होता है ही, भर, तक, तो, भी आदि शब्द। ये सारे के सारे शब्द क्या हैं? निपात हैं, जो कि किसी बात पर जोर देते हैं। जैसे राम को शाम तक रुकना है, राम को शाम तक रुकना है। ठीक है, तो इस प्रकार के जो शब्द होंगे, निपात जो होंगे, वो अवधारक के अंतर्गत आएंगे, यानी क्रिया की अवधारणा को बताते हैं। तो इस प्रकार से हमारा जो क्रिया विशेषण बिंदु है वो कंप्लीट होता है। इस क्रिया विशेषण बिंदु में हमने ये जाना है कि वे क्रिया विशेषण या अव्यय शब्द जो क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें हमने क्या कहा था? क्रिया विशेषण कहा था। क्रिया विशेषण की जो विशेषताएं, क्रिया विशेषणों के द्वारा क्रिया की जो विशेषताएं बताई जाती है उनके बारे में हमने चर्चा की। उसके बाद में क्रिया विशेषण के जो मुख्य प्रकार है 4, उनके बारे में चर्चा करते हुए उनके जो उपभेद किए गए या उनके जो और प्रकार किए गए उनके बारे में हमने जान लिया है कि कौन कौन से शब्दों को हम उनके अंतर्गत शामिल करते हैं। इस प्रकार से अपना क्रिया विशेषण बिंदु समाप्त होता है। अगली कक्षा में हम एक नए बिंदु के साथ में मिलेंगे। धन्यवाद।